हेलो स्टूडेंट्स। तो आज से शुरू करते हैं हम लोग अपना चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर का जैसे कि आप देख रहे हो कि नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है, चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। यानी कि अगर हिंदी में इसको बोला जाए तो इसे बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं, ये अपना चैप्टर का नाम है। और मैं आपको बोलूँगा कि आप इंग्लिश के टर्म्स को ज़रूर याद करिए, क्योंकि आगे मैथमेटिक्स जो है पूरा इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा नहीं। तो अभी से अगर आदत डालेंगे तो बेटर होगा। तो वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो वास्तविक संख्याओं पर पहुंचने से पहले या वास्तविक संख्याएं कैसे आई हैं, तो हम एक डेवलपमेंट पे पूरा आज का पूरा जो होगा अपना एक मैटर जो है वो डेवलपमेंट पे होगा कि किस तरह से नेचुरल नंबर और उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो आई हैं। तो मैं शुरू करता हूं। हालांकि मुझे पढ़ाना वास्तविक नंबर है, लेकिन मैं आज का लेक्चर वास्तविक संख्याओं पे नहीं जा रहा हूं। आज मैं स्टार्टिंग करता हूं एकदम कि नेचुरल नंबर से स्टार्ट करता हूं। तो देखिए, पहला जो नंबर सिस्टम में सबसे पहला पढ़ाया जाता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हिंदी में बोला जाता है प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर मतलब जैसे हम लोग किसी चीज़ को जब काउंट करते हैं तो उस काउंट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से यूज़ करते हैं। तो इसलिए नेचुरल नंबर्स को, प्राकृतिक संख्याओं को काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में एक हाइपोथेसिस ये है कि ये आया कैसे था, नेचुरल नंबर आया कैसे। अब ये एक अवधारणा है, पता नहीं हुआ है ऐसा या नहीं हुआ है, ठीक है। ये कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं बता पाएंगे, क्योंकि कोई भी कंफर्म नहीं बता पाएगा इस बारे में। लेकिन हुआ क्या था, इसमें एक हाइपोथेसिस चलती है कि सीप और गोट, क्या नाम है, स्टोन। स्टोन मतलब पत्थर, और भेड़, भेड़ बकरी जो भी आप बोलना चाहें, बकरी या भेड़ जो भी। तो एक कहानी है इसके पीछे, कहानी वो सुनिए कि जैसे पहले के टाइम में जब सभ्यता के विकास से समय, जब भाषा वाषा का ज्ञान नहीं था, तो लोग क्या करते थे कि चीज़ों को गिनने के लिए उन लोगों का क्या आइडिया था, ऐसा माना जाता है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऐसा माना जाता है। तो चीज़ों को गिनने का आइडिया क्या था, मान लीजिए कि एक आदमी है, उसके पास कुछ बहुत सारी भेड़ें हैं या बकरियां हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं जिन्हें वो हर सुबह ले जाता है चराने के लिए, ठीक है। हर सुबह चराने के लिए ले जाता है और शाम को लेके आता है। अब उसे नहीं पता है कि ये कितनी है, क्योंकि नंबर का विकास तो हुआ नहीं, संख्याओं का विकास तो हुआ नहीं, लोग गिनना जानते नहीं है। तो कैसे उसे पता चले कि मैं जितनी लेके गया उतनी आई हैं या नहीं आई हैं। तो ये माना जाता है कि जैसे उसने क्या किया, उसने एक आइडिया लगाया कि जैसे एक भेड़ को बाहर किया, तो एक भेड़ को बाहर उसने बहुत सारे कंकड़ इकट्ठे कर लिए। कंकड़ को यहाँ पत्थर नाम दे दिया गया, स्टोन नाम दे दिया गया। उसने बहुत सारे पत्थर इकट्ठे कर लिए, तो एक बकरी को बाहर किया या एक भेड़ को बाहर किया या जो भी उसका जानवर था चराने ले गया उसको बाहर किया, और उसके संगत एक पत्थर को उसने रख लिया यहाँ पे। फिर दूसरी भेड़ को बाहर किया, फिर दूसरा पत्थर रख लिया, फिर तीसरी को बाहर किया, तीसरा इकट्ठा कर लिया। इसी तरह से उसने अपनी सारी भेड़ बकरियों को बाहर किया और उनके करस्पॉन्डिंग, उनके संगत एक एक पत्थर यहाँ पे इकट्ठे कर लिया। तो उसके पास क्या हो गया, इतना अमाउंट पत्थरों का इकट्ठा हो गया, ठीक है। अब दिन बीता, शाम हो गई, और शाम को जब उसे, ये तो मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है, सुबह लेके गया और उसने पत्थर इकट्ठे कर लिए। मान लीजिए 20 उसके पास भेड़ बकरी रही होंगी, तो उसके पास 20 पत्थर इकट्ठे हो गए। अब जब लौटने का टाइम हुआ तो उसने काउंट करके अपने जो भी घर बना रखा था उनको रखने के लिए, तो उसमें से एक भेड़ को अंदर किया और एक पत्थर इसमें से बाहर कर दिया। फिर एक भेड़ को अंदर किया, फिर एक पत्थर को बाहर कर दिया, भेड़ या बकरी जो भी। फिर एक बकरी को अंदर किया, फिर एक पत्थर को बाहर कर दिया। तो इस तरह से उसकी जब सारी भेड़ बकरी अंदर चली गई तो सारे पत्थर यहाँ खत्म हो गए, ठीक है। तो इससे उसे आइडिया लग गया कि मैं जितनी भेड़ लेके गया था उतनी भेड़, मेरी भेड़ या बकरी वापस आ गई, ठीक है। तो इससे उसको एक आइडिया लग गया। अब बाय द वे, अगर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भेड़ बकरियों को शेर खा गया हो, या कुछ भटक गई हो, रास्ते से इधर उधर चली गई हो, नहीं लौट के आई हो, तो इसमें पत्थर रह जाएंगे, ठीक है। जब सारी भेड़ अंदर चली जाएंगी और अगर इसमें पत्थर रह गया, ठीक है, पत्थर रह गया, तो फिर क्या होगा, तो उसके दिमाग में मैसेज आएगा कि या तो भेड़ बकरियों को शेर वगैरह खा गया, या वो रास्ते से भटक गई तो उसके पास कम आई। तो ये एक आइडिया था जो उन लोगों ने लगाया था। जैसे हम लोगों के पास अगर कोई चीज़ नहीं होता हम लोग जुगाड़ लगाते हैं, तो ये एक जुगाड़ थी उनकी चीज़ों को काउंट करने की, ठीक है। अब ऐसा माना जाता है, सारे मैथमेटिशियन इस चीज़ पे एग्री करते हैं कि हाँ, स्टोन कोट कोई हाइपोथेसिस रही होगी जिस तरह से चीज़ों को काउंट करना लोगों ने सीखा। क्योंकि डेवलपमेंट एकदम नहीं होता है, जो रियल नंबर आज आप पढ़ रहे हो वो एकदम जनरेट नहीं हुआ है, वो धीरे धीरे करके ही डेवलप हुआ है।
तो ये एक कहानी थी जो मैंने आपको बताई कि इस नेचुरल नंबर के लिए जो चलती है वो ये कहानी है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर यानी कि अब आपको पता चल गया कि 1 से स्टार्ट होगा और 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ठीक है। यानी कि कभी 1 और 2 नेचुरल नंबर है, जैसे 1 और 2 इनके बीच में कोई नेचुरल नंबर नहीं होता है। ऐसे मैं बोलूँ 1.5, 1.6, 1.7 तो ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। तो ये तो थी इसकी कहानी। अब इसके नोटेशन की बात करूं तो आप लोग आज के बाद कभी भी n नहीं लिखोगे, n को ऐसे कर दोगे डबल। आप जितनी भी हाई क्लासेस की बुक देखेंगे और जो फॉरेन ऑथर की किताबें हैं उसमें आपको नेचुरल नंबर n इस तरह से लिखा मिलेगा, किसी भी एक लाइन को डबल कर दीजिए, ठीक है। तो मैं ऐसा लिख दे रहा हूं, नेचुरल नंबर, वो ऊपर लिख ही दिया मैंने, दोबारा से ऐसे कर दे रहा हूं, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो हुआ, नेचुरल नंबर कितने से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। कभी इनमें गैप नहीं होता है, ठीक है। अब अगला जो नंबर आएगा नेचुरल नंबर के बाद, जो अगर किसी चीज़ की जरूरत पड़ी, मैं बोल रहा था कि बार बार की डेवलपमेंट एकदम नहीं हो जाता, धीरे धीरे चीज़ों का विकास होता है। तो दूसरा जो नंबर सिस्टम आएगा वो कैसे आए, जरा उस पर मैं विचार कराता हूँ आपको, कि मैं कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ले चलता हूँ आपको। जैसे मैंने बोला x + 2 = 5, इसको सॉल्व करिए। और x मैंने बोला कि x कहाँ से आना चाहिए, x नेचुरल नंबर है, ये बिलोंग का साइन है, इसे बोलते हैं बिलोंग करना, ठीक है, बिलोंग्स, ठीक है। यानी कि x जो है नेचुरल नंबर है, कोई भी नेचुरल नंबर। तो जब x की वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा तो आप फटाफट क्या करोगे, 5 में से फिर 2 को उधर ट्रांसफर कर दोगे राइट साइड पे, तो आप आंसर बता दोगे x = 3, x की वैल्यू 3 आ रहा है, ठीक है। और 3 आप देखो कि 3 एक नेचुरल नंबर है, तो ठीक है, ये आंसर आ गया। लेकिन क्या होगा जब कि x + 5 = 5 में दे दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए, तो आ जाएगा 5 - 5, और 5 - 5 क्या हो जाता है बच्चों, 0, ठीक है। 5 - 5 0 आया, यानी कि x का वैल्यू 0 आया, और हम बोल रहे हैं कि x नेचुरल नंबर होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो आप देखिए इसमें कहीं भी 0 नहीं आता है। तो इसका मतलब कि अगर इस तरह की इक्वेशन आती है x + 5 = 5, तो उस चीज को हम कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि वो चीज जब 5 में से 5 चला गया या 4 में से 4 चला गया तो क्या बचा, तो उस सिंबल के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, 0 को यूज किया, और एक एक नया नंबर सिस्टम बना दिया, और उस नंबर सिस्टम को बोलते हैं, इसको मैं पहला नंबर दे रहा हूं, उस दूसरे नंबर को बोलते हैं क्या, होल नंबर। होल नंबर, होल नंबर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको डिनोट किया जाता है किससे, W, और W का कोई भी एक डबल कर देंगे। डबल करने से हमें पता चल जाता है यहाँ होल नंबर की बात हो रही है। ऐसे n लिखा 50 जगह मिलेगा, लेकिन अगर किसी भी बुक में या किसी भी इंडिया से बाहर भी अगर आप जाते हैं और n को ऐसा लिख देते हैं, तो फिर आपसे कोई मैथमेटिक्स का बंदा तो कम से कम नहीं पूछेगा कि ये क्या लिखा हुआ है, वो समझ जाएगा कि ये नेचुरल नंबर ही लिखा हुआ है, ठीक है। वो फिर कभी आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो होल नंबर में क्या क्या शामिल हुआ बच्चों, होल नंबर में हमने देखा कि नेचुरल नंबर तो थे ही, एक चीज और बढ़ जाएगी उसके अंदर, कौन, 0 बढ़ जाएगा। तो होल नंबर में क्या क्या मिला, नेचुरल नंबर के साथ एक नंबर और इंक्लूड हो गया, तो क्या बन गया, होल नंबर बन गया, ठीक। अब इसी तरह की डेवलपमेंट, यानी इसी तरह की इक्वेशन ले लेके मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से चीजें आगे आती जाएंगी। तो जैसे दोबारा से देखते हैं कि अब जैसे x + 4 = 4 का सोल्यूशन हमें मिल जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरह का आ गया कि x + 7 = 5, ठीक है, तो x + 7, तो x की वैल्यू अगर मैं बोलूं फाइंड करिए, तो आप बोलेंगे x = 5 - 7, की x = 5 - 7, तो 5 में से 7 को घटाया तो कितना आया, 2 माइनस में, ठीक है। अब ये माइनस का 2 तो आप देखेंगे W में है ही नहीं, W में तो कहीं माइनस का नंबर आता ही नहीं है, 0 1 2 3 4 आगे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो ये -2 नंबर क्या है, ये कहां से आया, या कोई, अब इसका मतलब ये निकला कि वास्तव में फिर इससे बड़ा कोई सेट जरूर होगा, कि होल नंबर से बड़ा भी कोई नंबर होगा जहां पे ये माइनस टाइप के नंबर भी रहते होंगे, ठीक है। जैसे -1 -2 -3 -4, इनके लिए भी कोई ना कोई जगह बनाई गई होगी, कोई ना कोई घर बनाया गया होगा, तो उस जगह को या उस घर को क्या नाम दिया गया, पूर्णांक, ठीक है। तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, पूर्णांक। जहां पे पॉजिटिव नंबर यानी कि प्लस वाले नेचुरल नंबर तो रहते होंगे, और नेचुरल नंबर के आगे अगर नेगेटिव लग जाए, -1 -2 -3, तो वो वाले नंबरों को रखने के लिए भी एक जगह बनाई गई, और उसका नाम क्या रखा गया, इंटीजर्स। तो नंबर 3 पे अपना आता है इंटीजर्स।
इंटीजर्स मतलब हिंदी में कहते हैं इसको पूर्णांक। शो करने का देखिए अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम मिलता है, कहीं कहीं जेड मिल जाएगा आपको और कहीं कहीं आई मिल जाएगा, लेकिन ज़्यादातर जेड चलता है। ठीक है, तो आई फॉर तो इंटीजर हो गया, लेकिन जेड क्या है, तो जेड एक ग्रीक लेटर है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद जिला करके होता है, जिला करके ऐसे करके जिला। तो इसका मतलब होता है पूर्णांक। ठीक है, इसका मतलब होता है पूर्णांक। तो उस वर्ड से निकला है जेड, इसका पहला अक्षर ले लिया क्या, जेड। और इंग्लिश में अगर इंटीजर्स बोलते हैं तो इंग्लिश का पहला अक्षर कौन सा हो गया, आई हो गया। तो इस तरह से बना है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम देखते हैं कि जैसे होल नंबर तो आएगा ही आएगा, यानी कि पूर्ण संख्याएं तो आएंगी आएंगी, 0 1 2 3 ये तो आने ही आने हैं। अब इनके नेगेटिव, ठीक है, या इनके मिरर इमेज, इनके दर्पण प्रतिबिंब, जैसे आ जाएगा कौन, -1, फिर 2 का उल्टा क्या हो जाएगा, -2, इसी तरह से -3 -4, और ये इस तरह से चलता रहेगा। तो ये जो सेट आपको दिख रहा है जेड पूर्णांक वाला, ये होल नंबर से भी बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें पूर्ण संख्याएं सारी आ रही हैं और उसके बाद इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुई इंटीजर्स की कहानी। अब इंटीजर्स में आप देखेंगे कि यहाँ से 1 से लेके, मैं दूसरे पेन को ले ले रहा हूँ, 1 से लेकर के आगे तक ये सारे पॉजिटिव हैं, तो इसके लिए हम लोग कर देते हैं Z+। ठीक है, और ये सारे नंबर जो हैं वो नेगेटिव हैं, तो इसको बोल देते हैं हम क्या, Z-। तो ये है ऋणात्मक पूर्णांक और ये है धनात्मक पूर्णांक, या ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, ऐसे लिख दे रहा हूं मैं। ऋण पूर्णांक यानी कि -1 -2 -3, और ये हो जाएंगे क्या, धन पूर्णांक। बात समझ में आ गया। तो इस तरह से इंटीजर में ऋण पूर्ण। अब आप बोलेंगे कि जीरो क्या है, तो जीरो एक न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव में आता है ना नेगेटिव में आता है, तो ये न्यूट्रल है, ना तो इसको धन में रखा जाएगा ना इसको ऋण में रखा जाएगा, ये न्यूट्रल अपना पड़ा रहेगा, उदासीन समझ लीजिए इसको। तो यहां तक की कहानी तो हम लोगों ने समझ ली कि पूर्णांक। अब आगे चलते हैं, फिर देखिए पुनः, अब फिर मैं ऐसी इक्वेशन लूंगा कि फिर दिक्कत आएगी पुनः, कि 2x = मैंने ले लिया 5। अब मैंने बोला x का वैल्यू बताओ, तो x का वैल्यू आप बोलेंगे 5/2। अब 5/2 जो है आप जेड में देखिए, जेड में है ही नहीं, क्योंकि जेड में 1 2 3, अब 5/2 मतलब कितना हो जाएगा, 2.5, ढाई हो जाएगा। ढाई जो होगा वो 2 और 3 के बीच में आना चाहिए, लेकिन जेड में हम देख रहे हैं कि 2 के बाद 3 आता है, इसी तरह से होल नंबर में भी और इसी तरह से नेचुरल नंबर में भी। तो ये ढाई कहाँ जाएगा, यानी कि इस तरह के जो नंबर आएंगे वो कहाँ जाएंगे, तो उनको जेड में नहीं रखा जाएगा, उनको एक नया सेट बनाया जाएगा, उनको वहां रखा जाएगा। ठीक है, तो एक नया सेट आप कंसीडर करते हैं, एक नया घर बनाते हैं इन नंबर्स के लिए कि जहां पे इस टाइप के नंबर भी आ जाए हमारे। ठीक है, तो उसको मैं नाम देता हूं, मैं क्या नाम दे रहा हूं, इसका नाम रखा गया है पहले से ही रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है, इंग्लिश बेटा जरूर याद करते चलना संग संग, वरना बहुत दिक्कत होगी बाद में। तो रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, ठीक है। तो परिमेय संख्या में क्या किया गया कि परिमेय संख्या में वो सारे नंबर रखे गए जो इस कैटेगरी के हों, यानी कि जो अपॉन की कैटेगरी के हों। तो उसकी डेफिनेशन क्या बनाई गई, तो परिमेय संख्याओं को शो करने के लिए हम लोग क्यू करते हैं और क्यू में इस तरह से डबल लाइन कर देते हैं, तो ये परिमेय संख्या हो जाती है क्यू। तो इसमें 3 बातें लगाई गई कि वो नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, पहली बात, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, P और Q पूर्णांक हो, और तीसरी बात क्या कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर कोई नंबर इन 3 शर्तों को पूरा कर दे तो वो कहाँ चला जाएगा, वो Q में आ जाएगा, वो Q का मेंबर बन जाएगा। यानी कि Q में आने के लिए इन 3 शर्तों को पूरा करना ही पड़ेगा। तीनों में से अगर एक भी शर्त पूरी नहीं करता है तो वो Q का मेंबर नहीं होगा, यानी कि वो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगी। अब मैं जरा एग्जांपल समझाता हूँ इस चीज़ को। जैसे मैं बोलता हूँ कि 1/2 क्या एक परिमेय संख्या है, तो आप चलिए चेक करते हैं P और Q। तो P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ है। फिर ऊपर और नीचे यानी कि अंश और हर में जो नंबर हैं वो पूर्णांक होने चाहिए। तो देखिए 1 भी एक पूर्णांक होता है और 2 भी एक पूर्णांक होता है, तो 1 और 2 दोनों पूर्णांक है, चलिए ये भी हो गया।
और तीसरा इन्होंने बोला है कि जो Q है यानी कि जो नीचे वाला नंबर है हर में वो 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 0 नहीं होता है। तो 1/2 जो नंबर है इसने परिमेय संख्याओं की सारी परिभाषाओं को यानी कि सारी शर्तों को पूरा कर दिया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या। तो हम बोल देंगे, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 1/2 एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है, पहला एग्जांपल। दूसरा, जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं कि 8/0, क्या ये परिमेय संख्या है 8/0, ठीक है। और इसी के साथ एक और नंबर देता हूं मैं 0/8, क्या ये परिमेय संख्या है, ठीक है। तो देखते हैं। तो पहला शर्त क्या है कि P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, तो हमें P/Q के फॉर्म में दिख रहा है, ओके डन है। दूसरा, ऊपर और नीचे दोनों इंटीजर होने चाहिए, तो देखिए 8 भी एक पूर्णांक होता है और 0 भी एक पूर्णांक होता है, तो ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला कि तीसरे शर्त में कि नीचे वाला जो नंबर है वो 0 कभी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो नंबर है वो 0 है, ठीक है। तो ये एक परिमेय संख्या नहीं है। और तीसरे नंबर वाले को आप देखेंगे एग्जाम्पल को, तो उसमें लिखा है कितना, 0/8। तो 0/8 जो है, तो इसमें P/Q भी हो गया और 0 और 8 दोनों पूर्णांक भी हो गए और नीचे वाला नंबर 0 नहीं है, तो ये एक परिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप पहचान करेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय है और कौन सी संख्या परिमेय नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है √2/5 ले लेता हूँ। तो पहली बात, P/Q के फॉर्म में होना चाहिए, बिल्कुल है, एक नंबर ऊपर लिखा है एक नंबर नीचे लिखा है, अपॉन के फॉर्म में तो है। दूसरी लाइन में उन्होंने लिखा कि P और Q इंटीजर होने चाहिए यानी कि पूर्णांक होने चाहिए। तो आपको ये दिख रहा है कि √2 जो है, √2 इंटीजर्स की कैटेगरी में तो नहीं आ रहा, पूर्णांक की कैटेगरी में नहीं आ रहा। पूर्णांक में जो नंबर हमने लिखे थे 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहे हैं, और इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने रूट लगा दिया, तो रूट कोई पॉइंट्स का नंबर आएगा, ठीक है, पॉइंट का नंबर आएगा। तो ये जो है √2 एक पूर्णांक नहीं है, ठीक है। और √2 एक पूर्णांक नहीं है, इसने एक परिभाषा, एक शर्त को खारिज कर दिया, ऊपर की वो जो ऊपर है वो पूर्णांक नहीं है। तो इसका मतलब कि ये एक परिमेय संख्या तो कभी नहीं हो सकता। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई यानी पहचान कर सकते हैं कि कौन पूर्णांक है और कौन पूर्णांक नहीं है, ओके। अब अगर ये नंबर परिमेय नहीं है तो फिर ये नंबर कहाँ जाएंगे भाई, इस तरह के नंबरों को भी तो हमें चाहिए ना, कि अगर इस तरह का नंबर आता है तो वो कहाँ जाएगा, तो उन्हें कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो नंबर कितने हो चुके हैं, 4। 5वें नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं यानी कि इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। तो एक बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि वह संख्याएं जो परिमेय नहीं है अपरिमेय कहलाती हैं, ठीक है। समझने के लिए अच्छा है कि जो संख्याएं परिमेय नहीं है यानी कि परिमेय की कैटेगरी में नहीं आती, वो अपरिमेय में चली जाएंगी। लेकिन जो बेसिक डेफिनेशन है इसकी वो ये है, क्या है, कि वो नंबर जो ना तो रिपीट करें, अपनी पोजीशन को ना रिपीट करें और ना ही खत्म हो, वो ऐसे दशमलव जो अपनी स्थिति को ना तो रिपीट करें और ना ही खत्म हो, समाप्त हो जाएं, तो उन नंबर्स को हम अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं, ठीक है। अपरिमेय संख्याओं को हम लोग किस तरह से शो करते हैं, Q लिखा और Q के ऊपर ऐसा डैश लगा दिया, ठीक है। तो कुछ किताबों में डैश लगा मिलता है और कुछ किताबें इसके ऊपर ऐसे C लगा देती हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देती हैं। तो बोलते हैं कि ये अपरिमेय संख्याओं का सिंबल हो गया, पहचानने के लिए कि ये अपरिमेय संख्याएं हैं। तो वो संख्याएं जो ना ही खत्म हो, समाप्त हो दशमलव के बाद, और ना ही अपनी स्थिति को रिपीट करें, तो ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं कि अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे मैंने बोला इसे 5/2, 5/2। 5/2 जैसे ही आपने लिया तो 5/2 में 2 का जब भाग लगाया 5 में तो कितना आ जाएगा, 2.5। तो देखो ये समाप्त हो गया, यानी कि यहाँ 5 आ गया और 5 के बाद अब जो शेषफल है, शेषफल नहीं बचा, तो 2.5 आ गया, तो ये समाप्त हो गया। तो समाप्त होने की वजह से ये अपरिमेय नहीं है, ये किस में चला जाएगा, परिमेय में चला जाएगा, ये परिमेय है। और ऐसे नंबर जो समाप्त ही ना हो, वो चलते जाएं और रिपीट भी ना हो। जैसे अब रिपीट वाली कहानी को मैं ऐसे समझा दे रहा हूँ कि सपोज करिए कि 10/3 लिख दिया मैंने, 10/3 को आप लिखेंगे 3.33333, तो आप देख रहे हैं रिपीट कर रहा है। तो या तो रिपीट कर जाए या खत्म हो जाए, तो वो परिमेय है,
या रिपीट करे या खत्म हो जाए वो परिमेय है। और ऐसी संख्याएं जो ना रिपीट करें अपने आप को और ना ही खत्म हो तो उन्हें क्या बोला जाएगा, अपरिमेय संख्या बोला जाएगा। ठीक है, तो फिर ऐसे कौन से नंबर, तो जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, जैसे √2 है, √3 है, √5 है, पाई है, ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंशियल है, गोल्डन रेशियो है, गोल्डन रेशियो, ये सारे नंबर जो हैं या इस तरह का, यानी कि एक परिमेय में एक अपरिमेय जोड़ दिया जाए तो भी वो अपरिमेय बन जाता है। तो इस तरह के जो नंबर आएंगे वो किस में चले जाएंगे बेटा, वो सारे के सारे नंबर होंगे अपरिमेय। ठीक है, और अपने सिलेबस में है कि √2, √3, √5 को दिखाना है कि ये अपरिमेय है, तो वो बाद में देखेंगे अभी हम लोग कि कैसे दिखाया जाएगा। तो अभी मैं सिर्फ आपको समझाता चल रहा हूँ। तो ये हो गया अपरिमेय। तो यहाँ तक अलग अलग चीज़ें हमने पढ़ ली। उसके बाद अब आता है लास्ट आपका नंबर 6 पे, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को शो करते हैं हम लोग R से, और R इस तरह कर देते हैं। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं और जितनी भी अपरिमेय संख्याएं हैं उनका यूनियन, यानी कि उनको मिला करके परिमेय, और ऐसे यूनियन का सिंबल होता है, यूनियन मतलब मिला करके लिखना। ठीक है, तो बाद में समझ में आ जाएगा कि यूनियन क्या होता है। तो इसे बोलते हैं यूनियन का। ठीक है, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जब मिला करके लिख दिया जाता है तो क्या बनता है, यानी कि सबको इकट्ठा कर लिया जाए तो बनता है अपना वास्तविक संख्या। तो उसमें रूट वगैरह की संख्याएं भी आ जाती हैं, जो खत्म हो वो भी आ जाती हैं, जो टर्मिनेट हो ना हो, सब संख्याएं, जितनी तरह की संख्याएं हैं अभी तक जो हमने पढ़ी हैं उन सबको हम एक नाम दे सकते हैं, क्या, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। ठीक, तो अब रियल नंबर को थोड़ा सा मैं और क्लैरिफाई करता हूं, समझाता हूं। जैसे मैंने बोला कि ये घर है किसका, रियल नंबर का, और इस रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं। ठीक है, एक में तो चला गया अपरिमेय, ठीक है, और एक में आ गया परिमेय। अब बाकी जितने नंबर हैं, जैसे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है और इंटीजर्स हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। यानी कि इसी के अंदर आ जाएगा जेड पूर्णांक, इसी के अंदर आ जाएगा पूर्ण यानी कि होल नंबर, और इसी के अंदर आ जाएगा क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये एक अलग बंदा है, कौन, अपरिमेय, जो रेड कर दे रहा हूं मैं इसको, ये एक अलग घर है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर कोई संख्या अपरिमेय हो गई तो वो फिर अलग ही कैटेगरी में चली गई। लेकिन अगर कोई संख्या परिमेय है तो मैं उसको अगर कोई संख्या नेचुरल नंबर है तो मैं उसको होल नंबर भी बोल सकता हूँ, पूर्ण संख्या भी बोल सकता हूँ। ठीक है, मैं उसको पूर्णांक भी बोल सकता हूँ, धन पूर्णांक, और मैं उसको परिमेय संख्या भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये एक अलग बंदा है, बाकी ये लोग एक ही कैटेगरी के लोग हैं, इनमें से कुछ समानताएं मिल जाती है हमें। तो इस पूरे जो फिगर मैंने बनाया है इसको मैं एक लाइन में समरी करके ऐसे लिख दे रहा हूँ, रिमार्क, कि सबसे पहले जो हमने आज पढ़ा नेचुरल नंबर था। ठीक है, नेचुरल नंबर से बड़ा सेट हमें कौन मिला, ये सबसेट का सिंबल होता है, आगे सीख जाएंगे आप, अभी समझ लीजिए खाली बस। इसका मतलब होता है कि इससे बड़ा कौन आ गया, होल नंबर आ गया। इससे बड़ा कौन आ गया, इससे बड़ा अपने पास इंटीजर आ गया था। इंटीजर से बड़ा कौन मिला हमें, इंटीजर से बड़ा हमें मिला था रेशनल नंबर, और रेशनल के बाद सबसे बड़ा हमें मिला अभी तक रियल नंबर। और इसके बाद और भी होते हैं, एक्सटेंडेड रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। आपको इतना पढ़ना है, ये सीरीज पढ़नी है कि नेचुरल नंबर, उसके बाद इंटीजर, उसके बाद ये, और उसके बाद रियल नंबर। ठीक है, तो 9 तक अब इन चीज़ों का ज्ञान करा दिया जाता है, आपको होगा भी, लेकिन मैंने एक बार और रिकॉल करा दिया, वो मेरी जिम्मेदारी थी, ताकि एक बार रिकॉल करा दूँ। अब कल से जो हमारा नया वीडियो आएगा वो रियल नंबर पे डिवीजन एल्गोरिदम है। ठीक है, यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिदम, भाग देने के लिए उन्होंने एक नियम को प्रतिपादित किया था, एक प्रोसीजर बताया था, उस प्रोसीजर को स्टडी करेंगे हम लोग। ठीक है, तो वो कल होगा। तो आज आप इसको पढ़िए और इसको नोट करिए, इसका PDF मैं दे दूंगा। ठीक है, ये पूरा PDF तैयार हो गया, तो वीडियो और PDF दोनों आपको मिल जाएंगे। डन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।